हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और घर पे स्वस्थ होंगे। तो चलो, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ स्टैंडर्ड का नेक्स्ट चैप्टर मोशन के बाद होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो अभी तक हमने पढ़ा था कि मोशन जो होता है वो कैसे वेरी करता है, जैसे वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि अभी तक हमने ये क्यों नहीं बताया कि इसका कोज क्या है, मोशन होता किसकी वजह से है। सो इन दिस चैप्टर लेट्स स्टार्ट विद द कोज ऑफ मोशन, दैट व्हाट इज द कोज जिसकी वजह से मोशन होता है आपका। सो फोर्स आपका मोशन का एक कोज है। सो कोज ऑफ मोशन इज फोर्स। अब फोर्स आपके लिए एक नई क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन इसको डे टू डे लाइफ में हम यूज भी करते हैं। जैसे अगर आपको किसी भी चीज को धक्का मारना है तो आप उसको पुश करते हो, ओके। खींचना है तो उसको अपनी तरफ खींचते हो, ठीक है। अब इसमें ये जो पुश एंड पुल है, इसको ही हम फोर्स बोलते हैं। दूसरी चीज, बलून होता है, गुब्बारा होता है, उसको फोड़ने के लिए क्या करते हो, आप ऐसे दबाते हो तो वो दबाना, साइज चेंज होना। बलून के ऊपर आप रबर को खींचते हो तो उसका साइज चेंज होना, वो जितने फिनोमेना है वो सब हो रहे हैं फोर्स की वजह से। सो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज सम एक्सटर्नल कोज दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो फोर्स जो है वो आपका एक एक्सटर्नल कोज है। एक्सटर्नल क्यों? क्योंकि हम एक्सटर्नली ही धक्का मार रहे हैं। मतलब एक बॉडी है या आप कह लीजिए एक खिलौना है, उसके ऊपर हम पुश करते हैं उसको, तो उसके धक्का मारने हम एक्सटर्नल बॉडी हैं उस कार के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्नल कोज है जो कि चेंज करता है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कार है, ठीक है, उसकी स्टेट को चेंज करता है। अब स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? इधर उसकी शेप, जैसे रबर को खींचते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है। उसकी डायरेक्शन, गाड़ी को हम, जो खिलौना होता है, गाड़ी होती है, उसको हम धक्का मारते हैं तो उसका डायरेक्शन भी चेंज करते होते हैं, या फिर स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज कर सकते हैं। इनिशियली आपकी गाड़ी मान लीजिए रेस्ट पे है, फोर्स लगाने की वजह से उसको मोशन में ला सकते हैं। फोर्स की वजह से एक गाड़ी मोशन में है तो उसके ब्रेक मार के, और हम खिलौना है तो उसको हाथ से रोक के उसको रेस्ट पे ला सकते हैं। ये जो भी एक्सटर्नल एजेंसी है जो ये सब काम कर रही है, साइज को भी चेंज कर सकते हैं, शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जिस भी एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से हो रही हैं, उसी को हम बोलते हैं फोर्स। कुछ एक एग्जांपल जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखने को मिलते हैं, वो कुछ आपके सामने ये रहे। अब ये बास्केट जो है, इसको ग्रोसरी आप शॉप में गए हो और ये बास्केट को आप धकेलते हो, तो उस टाइम पे जो आगे की तरफ आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप पुश कर रहे हो इसको, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये जो बास्केट है ये आगे की तरफ मूव करी। सो ये जो मोशन है ये किसकी वजह से हुआ है? आपने एक्सटर्नली एक फोर्स लगाया, उसकी वजह से जो आप धक्का मार रहे हो वो एक फोर्स का टाइप है। आगे देखते हैं, ड्रॉवर है। अब इस ड्रॉवर को अगर आपको खोलना है तो क्या करते हो? इसकी कुंडी पकड़ते हो, खींचते हो। अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। ये जो एजेंसी है जिसकी वजह से ये खुल रहा है, उसको ही हम फोर्स बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, हॉकी खेल रहे हो आप, मान लीजिए हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी खेल रहे हो, तो उसमें जो बॉल होती है उसको मूव कराने के लिए या तो फुटबॉल में आप किक मारते हो, वॉलीबॉल में हाथ मारते हो, हॉकी में हॉकी स्टिक से खेलते हो। तो जो ये हॉकी स्टिक से आप खेल रहे हो, इस हॉकी स्टिक से आपने क्या किया है, यहां पे रेस्ट में है ये बॉल, अब इस हॉकी को पीछे ले गए, देन यू आर यूजिंग फोर्स, और इसको हाथ से फोर्स लगा के आगे लेके आए हो। तो हाथ से कुछ जोर लगाया है, उससे आप आगे लेके आए हो, इसको बॉल पे मारा है तो बॉल इस डायरेक्शन में मूव की है। तो ये जो बॉल की मूवमेंट है इनिशियली रेस्ट से मोशन में आने के लिए, ये भी एक फोर्स की वजह से बच्चों। अगला एग्जांपल देखो, अगर कोई भी बॉल है, वॉलीबॉल है या फिर फुटबॉल है, उसको आप कंप्रेस करते हो। अब उसको कंप्रेस किया है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि इस हाथ से इस हाथ से आप फोर्स लगा रहे हो,
तो उसकी वजह से वो बॉल कंप्रेस हुई, तो साइज में चेंज हुआ है, शेप में चेंज हुआ है। ये शेप में चेंज किसकी वजह से हुआ है? फोर्स। और ये फोर्स इस बॉल के ऊपर एक्सटर्नली लगा है, बिल्कुल एक्सटर्नली लगा है, क्योंकि हमारे हाथ बॉल के साथ कनेक्टेड नहीं है, हाथ अलग है, बॉल अलग है, तो बॉल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा है। अब आ जाते हैं स्प्रिंग के ऊपर। स्प्रिंग को आप खींचते हो तो उसका साइज चेंज हो रहा है, तो साइज चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से, क्योंकि आप बाहर की तरफ खींच रहे हो। तो फोर्स आपको समझ आ गया। फोर्स की डेफिनेशन है, फोर्स इज द एक्सटर्नल कोर्स दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी ए बास्केट, अ ड्रॉवर, a ball, and this is handball, and spring, such as shape, direction, motion and size. You can change all these things by using force. चलो फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स पहले क्या सोचा जाता था कि जैसे फुटबॉल के किक मारा, तो बहुत ही अर्ली टाइम में जब ज़्यादा कुछ स्टडी किया नहीं गया था, उस टाइम पे क्या होता था, जैसे फुटबॉल को किक किया या किसी बॉल को फेंका, तो क्या होता था, ग्राउंड पे वो बॉल चलते 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 एक टाइम पे आके रेस्ट पे आ जाती थी। तो लोग बाग समझते थे उस टाइम के कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रेस्ट जो है नेचुरल स्टेट है ऑब्जेक्ट की, मतलब एट द एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे आना ही है। बट इट केम्स टू बी फॉल्स, क्योंकि जैसे सोलर सिस्टम में आप देखो तो सन है, सन इज ऑलवेज मूविंग अराउंड द ब्लैक होल ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी। सन अलग से मूव कर रहा है, लेकिन सन के अराउंड जो अर्थ है वो भी ऑलवेज रोटेशन मोशन में है, कितने सालों से रोटेशन मोशन में है। तो रिवॉल्व कर रहा है अपना अर्थ सन के अराउंड, इट नेवर कम्स टू रेस्ट। सो रेस्ट में कब आएगा? जब एक्सटर्नल एक एजेंसी लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तभी आपकी बॉडी रेस्ट पे आ सकती है। मोशन पे जाने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, रेस्ट पे आने के लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है। सो फोर्स जो है, यहां पर एक बॉल अगर हमने ली है तो उसके ऊपर ग्राउंड से फ्रिक्शनल फोर्स लगा है, फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बॉडी रेस्ट पे आती है। अब इसके बाद देखें तो ये जो स्टेटमेंट थी कि नेचुरल जो स्टेट है वो रेस्ट होती है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर फोर्स लगेगा तो ही रेस्ट पे आएगी कोई भी ऑब्जेक्ट। नाउ मूविंग फर्दर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। कैसे? वो हम कुछ ही देर में पढ़ने वाले हैं। सो जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज गिव्स अस अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मल जो जनरल नोटेशन इंडिया यूज करता है वो है एफ और उसके ऊपर बार। ये जो एरो है ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ आ गए? समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एसआई यूनिट क्या है फोर्स की? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। सो फोर्स हैव द एसआई यूनिट न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही पहली बार ग्रेविटेशनल लॉ दिए थे। ग्रेविटेशनल लॉज की वजह से ही हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पता चला। फोर्स का पता चला तो हमारी स्टडी स्टार्ट हुई, तो न्यूटन की वजह से हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स के इनकॉर्पोरेशन हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट होती है न्यूटन। अ फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज। अब देखो इस स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट क्या कह रही है? ए फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को, मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए हम फोर्स का यूज करते हैं। दैट इज टू मेक द ऑब्जेक्ट मूव फास्टर और स्लोअर और टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी को बढ़ा भी सकते हैं,
वेलोसिटी को कम भी कर सकते हैं। जैसे एक बॉडी मूव कर रही है, आप उस बॉडी को कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो तो वो बॉडी मूव करती 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 एक्सेलरेटिंग मोशन में पहुंच जाएगी। लेकिन आप फोर्स नहीं लगा रहे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट्स पड़े हुए हैं, उससे आप फर्स्ट लॉ को अच्छे से समझोगे कि एक्सटर्नल फोर्स जैसे जैसे धीरे धीरे आप कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो उस टाइम पे बॉडी रेस्ट में नहीं होगी, या फिर मोशन में होगी तो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। वो आपका फर्स्ट लॉ है। तो उस पर फोर्स जीरो है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, वो हम बाद में देखेंगे। ए फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। सो एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। सो वेलोसिटी चेंज कैन बी बाय इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बाय डिक्रीजिंग वेलोसिटी और बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड। सो यहां पर भी यही कहा गया है कि फोर्स फास्ट कर सकती है, स्लो कर सकती है, या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकती है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दो तरह के फोर्स होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। इन दोनों नाम से आपको कुछ पता चल रहा है। बैलेंस का मतलब है जैसे वेइंग बैलेंस होता है, जो तराजू जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है, दोनों तराजू एक समान कब होंगी? जब यहां पे जो वेट है, लेफ्ट साइड में जो वेट है, वही वेट राइट साइड में हो, तभी वो एक बैलेंसिंग पॉइंट पे आती है। जैसे अगर यहां पे उसकी निडल है, यहां पे कुछ वेट डाला, यहां पे कुछ वेट डाला, तो जब ये दोनों वेट इक्वल होंगे तभी ये बैलेंसिंग पॉइंट पे होगी। सो बैलेंस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? वो फोर्स जो एक बॉडी पे लगे और उस बॉडी का कोई मोशन ना हो। मतलब जैसे दो दोस्त हैं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक बुक ले लीजिए, बैग ले लीजिए, बैग को दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में खींच रहा है, एक राइट साइड में खींच रहा है, तो बैग की मूवमेंट ना लेफ्ट में होगी ना राइट में होगी अगर दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन एक जना अगर ताकतवर है तो एक जो ताकतवर है वो दूसरे से ज्यादा फोर्स लगा पाएगा। बल, फोर्स का मतलब होता है बल, तो एक ज्यादा फोर्स लगा पाएगा तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। बैलेंस कब तक था? जब तक दोनों बॉडीज की फोर्स की वजह से कोई भी मोशन नहीं हो रहा था, उसको बैलेंस फोर्स बोलेंगे। जब मोशन होगा तो उसको अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही मोशन होता है, बैलेंस फोर्स की वजह से कभी मोशन नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, एक्स एक स्ट्रिंग राइट साइड में मान दिया, वाई एक स्ट्रिंग लेफ्ट साइड में मान दिया। अब जो वाई डायरेक्शन में स्ट्रिंग है, अगर इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन आपका दोस्त फोर्स लगा पा रहा है और 5 न्यूटन ही आप फोर्स लगा पा रहे हो राइट डायरेक्शन में, सो देयर विल बी नेट जीरो फोर्स। क्योंकि इस पे अगर देखें तो राइट में 5 न्यूटन, लेफ्ट में 5 न्यूटन, इस पॉइंट पे जीरो फोर्स होगा, क्योंकि सेम इधर से बल लग रहा है, सेम इधर से लग रहा है, तो एट द एंड जीरो हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर यहां राइट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स ना लगाए, आपके दोस्त को कहे कि लेफ्ट साइड मतलब वाई डायरेक्शन में इसको खींचना है, तो वाई डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो 5 न्यूटन फोर्स की वजह से मे भी ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करे। तो राइट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये अनबैलेंस्ड कंडीशन है। इस अनबैलेंस्ड कंडीशन की वजह से ही ये ब्लॉक मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। और हम कहें अगर f of x is greater than f of y, then box will move in the direction of x, means box will move in this direction. और force by y is greater than force by x, तो डायरेक्शन y साइड में होगा। y ये y नहीं है, y ये डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन होगा। ठीक है। अब देखते हैं अनबैलेंस फोर्स का क्या मतलब है। सो बैलेंस फोर्स पहले, बैलेंस फोर्स कैन बी डिफाइंड एज बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेट जीरो रिजल्टेंट फोर्स होगा। समझ आया? रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है आप लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में जितना फोर्स लगा रहे हो। अब देखो, अगर
इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगा है, लेफ्ट डायरेक्शन में 3 न्यूटन फोर्स लगा है, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये आपका वो दोस्त है जो बहुत ही बलवान है, ये कमजोर दोस्त है। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लगेगा, मतलब आपका जो शक्तिशाली दोस्त है वो खींच लेगा 2 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स। अब 2 न्यूटन कैसे आया? देखो, हमने अपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हुए किया था, राइट डायरेक्शन में जो भी हम क्वांटिटी लेंगे वो प्लस होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में माइनस होगी, और वेक्टर सम जो होता है वो होता है इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो राइट साइड में +5 न्यूटन, लेफ्ट साइड में है तो -3 न्यूटन, दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 न्यूटन। सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स इन प्लस एक्स एक्सिस। तो +2 न्यूटन फोर्स प्लस एक्स एक्सिस में लगेगा। समझ गए? समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। अब आप जो हो अपने मम्मी के साथ मिलके अलमीरा को मान लो धक्का दे रहे हो, तो ये जो है फिगर, इसमें शो कर रहा है कि आप दोनों ने जो फोर्स लगाया, आप दोनों का फोर्स प्लस वाई डायरेक्शन में होगा, और जो अलमीरा का वेट है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो माइनस लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो आप थोड़ा धक्का मारते हो अलमीरा को तो वो नहीं खिसकती है, क्योंकि उसका कुछ वेट है और कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, उस वजह से वो अलमीरा नहीं खींचेगी। लेकिन अगर आप फोर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हो, धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हो, तो आप इस केस पे पहुंच जाओगे जहां पे आपका फोर्स इसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप राइट डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, लेफ्ट डायरेक्शन में इसका 2 न्यूटन मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स है, तो नेट क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन प्लस -2 न्यूटन। अब -2 न्यूटन माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों का सम डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा, तो रिजल्टेंट जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 8 न्यूटन। 8 प्लस डायरेक्शन में है तो +8 मीन्स राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। समझे? अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं? जो अनबैलेंस फोर्स है उससे क्या कह सकते हैं? बैलेंस फोर्स आपको समझ आया? अब इसमें बैलेंस फोर्स में लिखा था कि नेट 0 फोर्स होगा, क्योंकि राइट डायरेक्शन में 5 न्यूटन, लेफ्ट डायरेक्शन में 5 न्यूटन, टोटल क्या हो जाएगा? +5 प्लस -5 इज इक्वल्स टू 0। सो बैलेंस फोर्स में नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, लेकिन अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग इट इन मोशन। सो जो अनबैलेंस फोर्स होता है वो एक बॉडी को मोशन में लेके आता है। अब मोशन में एक बॉडी आई है एक फोर्स की वजह से, तो वो एक्सेलरेट ही करेगी। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है आपका, ये जो 8 न्यूटन फोर्स है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन कॉज होगी एक बॉडी में। अब वो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे? जो अपना फॉर्मूला है फोर्स का, उसको हम अगले डेरिवेशन में ड्राइव करेंगे, अगले लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। तो F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब देखो, क्योंकि एक फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन होगी, या फिर एक्सेलरेशन है तो उस पर फोर्स लगा है। एक्सेलरेशन कब नहीं होगी? जब कांस्टेंट वेलोसिटी से एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस टाइम पे फोर्स 0 होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। रिजल्टेंट फोर्स, बेटा रिजल्टेंट फोर्स देखते हैं हम, कभी भी इंडिविजुअल फोर्स नहीं देखते। एक बॉडी पे क्या रिजल्टेंट लग रहा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप डाउन, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जेड एक्सिस पे भी हम जो देखेंगे टोटल रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे जो एक बॉडी पे लग रहा है, उसी की वजह से उसमें कोई भी मोशन होगा। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलो फिर कुछ एक बेसिक जो डेफिनेशंस हैं वो देखते हैं। अगले जो लेक्चर में हम करने वाले हैं उसमें ये डेफिनेशन का यूज है। तो चलो मास देखते हैं पहले, मास क्या होता है। सो मास और वेट में डिफरेंस होता है बच्चों। जैसे जो मास है वो होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। मतलब मैं अगर एक इंसान हूं तो मेरे अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स का जो टोटल सम होगा वो मेरा मास होगा। समझ आ गया? तो जो मास होता है वो मेरे अंदर कितना, क्या बोलेंगे हम, वेट अलग होता है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको मास बोलते हैं। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल मेरे अंदर कभी चेंज नहीं हो सकते।
मतलब ये जो पेन है इसकी जो शेप है, इसके एक्सटर्नल अगर हीटिंग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो ये एज इट इज ही रहेगा एक्सेप्ट द डिके। तो ये जो पेन है इसका मास हमेशा सेम रहेगा, चाहे ये अर्थ के ऊपर हो चाहे ये मून के ऊपर हो। सो अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज नोन एज मास। नेक्स्ट चीज, मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपकी चाहे बॉडी ऐसे हो, चाहे ऐसे टिल्टेड हो, चाहे किसी एंगल पे हो, लेकिन इसका मास जो हो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो मास जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब एक स्केलर क्वांटिटी है प्लस मास की वजह से ही इनर्शिया होता है। इनर्शिया जो होता है मतलब एक जो हैवी बॉडी होती है उसको मूव करना मुश्किल होता है लाइटर बॉडी से। जो हैवी है और जो लाइट है इसको कैसे डिफाइन करेंगे? उसको डिफाइन करेंगे मैटर कंटेन इन दैट बॉडी मींस इट इज डिफाइंड बाय द मास। सो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी टू स्टे इन रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, और इस इनर्शिया को कैसे रिप्रेजेंट कराए? क्योंकि मास अलग है तो इनर्शिया भी अलग अलग होगा। सो इनर्शिया को मेजर करने के लिए मास का यूज होता है। उम्मीद है सबको समझ आ गया हो। मास की एसआई यूनिट जो है वो होती है आपकी केजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेट, अब हम वेट के बारे में जानेंगे। वेट क्या होता है? वेट थोड़ी सी अलग क्वांटिटी है मास से। जो हम जनरली वेट देखते हैं वेइंग मशीन में खड़े होके, वो ये वेट होता है, उसमें मास नहीं होता है। तो वेट जो होता है वो टोटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है। मतलब अगर एक इंसान 50 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है तो 50 न्यूटन अगर उसमें वेट है तो 50 न्यूटन, अगर 50 की जगह 60 मान लेते हैं थोड़ा इजी रखने के लिए, तो 60 न्यूटन अगर किसी में वेट है अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जी है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्स वैल्यू 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं जी को। यही अगर मून पे चले जाते हैं तो g/6 हो जाता है, मतलब 10/6 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, जो वेट है इस बॉडी का वो मून के ऊपर 60/10 हो जाएगा, मीन्स 6 न्यूटन। इसको मूव करने के लिए मून के ऊपर 6 न्यूटन ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अर्थ के ऊपर 60 न्यूटन और मून के ऊपर 6 न्यूटन। अब देख लो ये डिफरेंस जो होता है, इसी की वजह से जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो हैवी ऑब्जेक्ट को भी आराम से पुश कर सकते हैं, आराम से सब चीजों को उठा सकते हैं, क्योंकि वहां पे फोर्स कम लगेगा। अगर ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। फोर्स के बाद, फोर्स हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स जो होता है वही अपना वेट होता है। तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये हर जगह टू जगह डिपेंड करेगी। मतलब अर्थ पे है तो अलग होगी, मून पे है तो अलग होगी, मार्स पे है तो अलग होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट भी होती है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अपनी हाइट डिपेंडेंट है। जितनी हाइट बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, जितना डेप्थ में जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी। तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट भी है, वाई एक्सिस पे ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो वेट है वो मेजर ऑफ फोर्स है। फोर्स को हम मेजर करते हैं वेट से। मास से क्या मेजर करते हैं? इनर्शिया। और वेट से क्या मेजर करते हैं? फोर्स। सो इसको कंक्लूड कर सकते हैं हम, हाँ, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, नहीं, वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अर्थ पे है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मून पे है तो 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, मतलब मास को अगर मल्टीप्लाई किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो बच्चों वो आता है वेट। समझे? अगर एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर रखी हुई है और उसके अंदर मास है 5 kg, 5 kg इज द मास, देन व्हाट इज द वेट? वेट हो जाएगा 5 × 10 मीन्स 50 न्यूटन। अब वैसे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है जी, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज में हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके 10 लिख सकते हैं इसको, कैलकुलेशंस ओनली, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको
डिस्टिंग्विश तो कर ही लिया है। मास जो होता है वो उसकी ऐसा यूनिट केजी, वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन। मास जो होता है वो क्या होता है, मैटर कंटेन्ड, मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। और वेट क्या होता है, फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेट क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मास तो मास होता ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। अगर ये समझ आ गया है तो बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।